हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे हैं केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर के आया था केवीएस 21 Feb 2023 शिफ्ट फर्स्ट के पेपर को, जिसको कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रीवियस वाली वीडियो में सारे सॉल्व किए हैं। आज हम लोग यहाँ देखेंगे 21 Feb 2023 शिफ्ट 2 के आए हुए पेपर को। वो पेपर कैसा था, किस पैटर्न पे बना हुआ था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, पेपर को कैसा मॉडल अब आने वाले में बन सकता है और कितने क्लोज हम लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इन सब पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व भी करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीन पर कि पहला क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे बना हुआ, लिखा है चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। इसमें लिखा है टेंडर और लिखता है यहाँ पे आइडल, डेलिकेट, कॉमिक और पीपल। देखो टेंडर का मीनिंग क्या होता है, तो टेंडर का मतलब क्या है यहाँ पे, सिमिलर मीनिंग, जेंटल इन नेचर या सॉफ्ट बोल सकते हो आप। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर आएगा सिमिलर मीनिंग के अकॉर्डिंग, वो होगा आपका डेलिकेट। ओके, डेलिकेट का मतलब भी क्या होता है, नरम या कोमल। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। लिखा है वे फुल, तो इसका मीन क्या होता है, वेरी सैड, और वेरी सैड का अपोजिट बनेगा क्या, चीयरफुल। देखिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन सेंटेंस गिवन बिलो। मैन इज ए यूनिक एनिमल। ओके, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा था ना, जो यहाँ पे यूनिक के नीचे अंडरलाइन बना हुआ है वो एक्चुअली एनिमल के नीचे अंडरलाइन बना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनिमल रेफर्स टू थिंग्स लिविंग क्रिएचर और मेकिंग इट एज नाउन, तो वो एक नाउन यूज हुआ है वहां पे। ओके, और आगे देखो इसमें अब हम लोग बढ़ेंगे। और अगर बात यूनिक की करोगे ना, तो यूनिक यहाँ पे आपका बनेगा एडजेक्टिव। यूनिक वहां पे क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा यूनिक अकॉर्डिंग एडजेक्टिव। ऊपर सारे टिक किए हम लोगों ने, हाँ ठीक है। देखो लिखा है चूज द वर्ड ऑप्शन इन विच वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज। राम इज फीलिंग, सॉरी, राम इज फेडिंग द डॉग। तो राम इज फेडिंग द डॉग का आपको बनाना है वॉइस, तो इसका बनेगा क्या, द डॉग इज बीइंग फेड बाय राम। आपका आपका इसका ऑप्शन बनेगा फोर्थ। यहाँ लिखता है क्या, करेक्टली रिटन इन द इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बनाना है यहाँ पे, ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। यहाँ लिखता है कि ललित सेड टू, तो पता है आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आपका। तो ललित, अब ये आपका क्या सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। तो ललित टोल्ड रामा दैट, आई जाएगा ललित के अकॉर्डिंग, तो बन जाएगा क्या, आई जाएगा ललित के अकॉर्डिंग बनेगा ही। और सेल का हो जाता है क्या, सेल का बनेगा शुड, लेकिन यहाँ लगा है ही तो इसलिए हो जाएगा वुड। गिव, अब माई जाएगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो वो है आपका ललित। तो ललित के अकॉर्डिंग बनेगा हिज बुक। और रामा, तो यहाँ पे रामा को एज क्या दिखाया गया है आपका फेमिन, तो आपका हो जाएगा टू हर हो जाएगा, क्योंकि ये जो यू है जाएगा किसके अकॉर्डिंग, रामा के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ लिखा है चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जंबल वर्ड या फ्रेज हैव बीन रीअरेंज इनटू अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन को जब आप लगाओगे ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि इस पूरे सेंटेंस को आप ग्रामेटिकली अरेंज करना। कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, कहाँ पे मेन वर्ब होगा, कहाँ पे आपका नाउन आएगा, कहाँ पे आपका आपका प्रोनाउंस रहेगा या आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद उसको आप इस तरीके से सॉल्व करना है कि उसका जो मीनिंग है आपका वो एग्जैक्ट आए, मतलब ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और मीनिंगफुल बेसिस पे भी हो। तो वहां पे आप देखोगे कि मैंने इसको अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये आपका है व्हाट व्यू ऑफ पॉवर्टी डज द ऑथर एक्सप्रेस। तो इसका आपका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो ये वाला है, BCADE। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर।
देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे जब आपको ये तो लगेगा कि आई हिट द बॉल आउट ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बॉल के आगे द लगा है, तो बॉल को तो यहाँ क्लियर किया जा रहा है, तो ग्राउंड के आगे भी क्या लगेगा, द। तो यहाँ बनेगा क्या, आई हिट द बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा डी वाला। ये डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। Fill in the blank in the sentence given below by choosing the correct option out of these that follow. I speak the truth. मैं बताता हूँ कि भैया द क्यों लगेगा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। तो इसको यहाँ पे द इसलिए लगा है क्योंकि वो यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, वो उस चीज से मैं उसे डरता नहीं हूँ। तो कहीं न कहीं ये बात यहाँ पे कहीं बताई जा रही है कि जो वो सच है उसके बारे में वो कहीं न कहीं चीज़ें डिटेल क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ होगा और वो कहीं न कहीं इस चीज़ को क्लीयरेंस, जैसे कि अगर ये अननोन होता, आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, अगर ये चीज़ कन्फर्म ना होती तो यहाँ लगाता। वो किस तरह का ट्रुथ है कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो जान रहा है कुछ बातों को, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आई स्पीक द ट्रुथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। देखो यहाँ लिखा है fill in the blanks in the sentence given below by choosing the correct option out of those that follow. He can't be dishonest. देखो he is, देखो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा ना वो बनेगा above, above board। तो इसका मतलब देखो ये क्या निकल के आता है, above board का मतलब क्या होता है कि ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मीनिंग होता है। ऑन देखो इसका मीनिंग बनेगा ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ही कांट बी डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं हो सकता है, ही इज अबव बोर्ड, मतलब वो ऑनेस्टली वहां पे प्रूव कर रहा है अपने को, तो इसलिए यहाँ पे अबव यूज होगा। और इसका मतलब भी होता है, अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ललिता टुक एक्सपेक्टेशन टू एन इनोसेंट रिमार्क। ये आपका प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग रखोगे तो यहाँ पे टू आएगा। डन है। देखो यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ उसको पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ करके हमको उसका सटीक आंसर देना है। देखो एक बात ध्यान रखना, कभी कभी गद्यांश कुछ ऐसे होते हैं कि वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से हट के होंगे, तो आपको वो नहीं फॉलो करना है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, बस आपको पैरा में क्या दिया हुआ है उसको फोकस रखना है और उस पैरे के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा आपको ये फोकस रखना है। तो यहाँ लिखा गया है कि यह कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय थोड़ी-सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लगकर अपना पेट तो पाल सकेंगे। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। देखो इस पैरे का मतलब भी बहुत रियल लाइफ में अगर लेके चलोगे तो सही कहा जा गया है कि अगर आप जैसे मान लो कि कोई शिक्षा आप किए हो या किसी शिक्षा के बारे में आपको ऐसी शिक्षा प्राप्त की हो, जैसे कि मान लो कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं या सब लोग तैयारी कर रहा कि गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल गवर्नमेंट एग्जाम पे ही बेस रहो। आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसे टेक्निकल चीजों को सीखना बहुत जरूरी है जिससे कि आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर सको, जिससे कि आप आने वाली चुनौतियों का सामना कर सको। इसलिए यहाँ पे यांत्रिक शिक्षा के बारे में बोला गया है। आते हैं क्वेश्चन पे। जीवन यापन के लिए कैसी शिक्षा चाहिए? अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ यांत्रिक शिक्षा चाहिए। शिक्षा व्यक्ति में किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए? तो सामर्थ्य और साहस। व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। शिक्षा और जीविकोपार्जन के बीच संबंध उद्घाटित हो रहा है। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है कि आप अपने जो मेंटल थिंग्स हैं,
जो आपका कंसंट्रेशन पावर है, जो कहीं न कहीं आपकी विल पावर है, इन सब को एकाग्र करके किसी भी फ़ील्ड में, जिसमें भी आप जाना चाह रहे हो, जिसमें आपका मन लग रहा है, उस फ़ील्ड में जा कर के आप अपने जीविकोपार्जन की चीज़ों को सीख सको। ये शिक्षा का एक मेन उद्देश्य है और शिक्षा का दूसरा मेन उद्देश्य क्या है कि हम एक ऐसे समाज को बनाएँ, जो कि भविष्य को लेकर के अग्रसर हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखता है समूह से भिन्न शब्द है, साधारण, साहसी, यांत्रिक या सिंह, तो आपका आंसर होगा सिंह। यहाँ देखिए लिखा है तत्सम शब्द है, तो देखो खेत, ग्रंथि, घी, खीर। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखो क्षेत्र का होता है खेत, घृत का होता है घी, क्षीर का होता है खीर। संस्कृत का हिंदी में हो गया, तो इसमें कौन सा नहीं, तो ग्रंथि है। डन है। धर्म का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको पता होगा अधर्म होगा। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं। वो आपके कौन से होते हैं आपके शब्द, तो वो होते हैं आपके यौगिक शब्द। जो इसमें कौन से दो शब्द हैं, वो है धर्म, क्षेत्र। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है कर। कर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज पे टैक्स पे करना। भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भोजनालय का संधि विच्छेद होगा क्या, भोजन प्लस आलय, भोजनालय। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार संविधान द्वारा केवल भारत के नागरिकों को गारंटी कराया गया है, केवल भारत के नागरिकों को, जो भारत के यहाँ के नागरिक हैं, केवल उनको, कि अपने विरुद्ध गवाह बनने हेतु बाध्य किए जाने से संरक्षण, ये केवल यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध कराया गया है। हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाया गया था या बनाया गया था, तो वो था रावी नदी। अब आपसे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसके बारे में आप क्या समझते हो या क्या बता सकते हो। तो हड़प्पा जो है कि दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया, यह पहला सिंधु स्थल था। गेहूं के अनाज की बड़ी सबसे बड़ी संख्या मिली। फिर आते हैं हम मोहनजोदाड़ो को, भी मैंने लिख दिया है, थोड़ा उसका जिक्र कर दिया है जिससे कि क्वेश्चन आपको समझ में आए कि मोहनजोदड़ो आर डी बनर्जी और ये दूसरा सिंधु स्थल था के द्वारा खोजा गया और दूसरा सिंधु स्थल था। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है आपका काली चूड़ियां। और इसको खोजा गया था किसके द्वारा, तो बीबी लाल प्लस के घोष के द्वारा। अब आते हैं लोथल के बारे में, तो आस एर राव। ओके। भारत में परिवार को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु 2013 में बनाए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो पहला वाला ही आपका सही है, ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझिएगा भी कि खाद्य सुरक्षा के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को पात्र परिवार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अलैंगिक उत्पत्ति के माध्यम से अपनी उपज पैदा नहीं करता है, तो वो है आपका गुलाब। मछलियां जैसे जलीय जंतुओं द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट रसायन क्या होता है, वो होता है अमोनिया। देखो यहाँ पे एक अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन और तर्क को हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का तापमान सही समान नहीं हो सकता, रियल में भी हर एक व्यक्ति का तापमान अलग अलग होता है। और तर्क लिखा गया है कि सामान्य तापमान काफी संख्या में स्वस्थ व्यक्ति मतलब स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर का औसत तापमान होता है। देखिए, तो इसका देखो स्वस्थ व्यक्तियों का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देखोगे इसका जो आंसर बनेगा वो ये है
कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु जो आर है वो एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी आपकी 1930 में, और ये क्वेश्चन 2023 का पेपर है। तो 20,220 मतलब कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो इसकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी, ये पूछा गया था। ये हुआ था कतर में। और ये हर 4-4 साल में होता है, ध्यान रहे ये भी। सरस्वती सम्मान पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो देखो, इसमें इसका आंसर ये है कि पुरस्कृत साहित्यिक कार्य केवल हिंदी भाषा में प्रकाशित होनी चाहिए। ये कथन यहाँ पे असत्य है। अब देखो, ये सरस्वती पुरस्कार के बारे में मैं आपको बता दूं कि सरस्वती सम्मान भारत में एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, जो किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। मतलब इसी कोई अच्छा काम करोगे, मतलब कि कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य किए हो, उस पे ही दिया जाता है। इसका नाम हिंदू देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। सरस्वती सम्मान पहली बार 1991 में केके द्वारा स्थापित किया गया था, और इस पुरस्कार जो है कि 15 लाख रुपए नगद दिया जाता है, और एक प्रशस्ति पत्र पुरस्कार भी दिया जाता है। इसमें सरस्वती सम्मान पुरस्कार के बारे में ये सब चीजें थी। गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था वाहिद मोता सेवी को। ये देखो करंट था उस समय का। तो करंट में क्या करना है ना, जो चीजें ऑस्कर को लेकर के हो, अवार्ड को लेकर के हो, पुरस्कार को लेकर के हो, या रिसेंट में कोई पुरस्कार किसी चीज को दिया गया हो, अगर मान लो कि पेपर नवंबर में है या पेपर जुलाई में है, तो जून जुलाई अगस्त की सब चीजों को देख लेना कि अगस्त में क्या मिलने वाला है, या अगस्त में कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा किसी अदर जगह पर, उसको भी आप देख सकते हो कि वो उसको लर्न कर सकते हो आप। मतलब जो कि एग्जाम के इर्द गिर्द 1-2 महीने के अंतराल में हो। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 नवंबर 2022 को, क्योंकि इसमें 22 लिखा हुआ है। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें लगता है कि देखो कुछ मैथ का सेक्शन स्टार्ट है। मैथ नहीं, ये रीजनिंग का पार्ट है। यदि संख्या 7982053461 में अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अंक की स्थिति वैसे ही रहेगी जैसे पहले वाले में है? तो देखो वो अंक है 3। इसको चेंज किया, देखो मैंने भी चेंज किया, तो देखो 1 2 3 4 प्लेस पे है, 1 2 3 4 प्लेस पे, यानी 3 होगा। ऊपर वाले का टिक किया गया है ना हम लोग, ऊपर वाले में हाँ टिक किए हैं। देखो देखो ये है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर मेरा अक्सर दायां बायां बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि दायां बायां किधर रखूं। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दायां बायां को लेकर के, कि देखो जब आप एग्जाम में पेपर सॉल्व करना, और नॉर्थ ऊपर, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, तो रही बात दाएं बाएं की, देखो क्वेश्चन में देखो लिखा है कि मंजू और टीना अपने ऑफिस से विपरीत दिशा में 12-12 मीटर चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 12 मीटर ये इधर चली है, 12 मीटर इधर चली है अपने घर से। दोनों अपनी बाईं ओर घूमते हैं। देखो इसका मुंह इधर होगा, इसका मुंह इधर होगा। तो जिधर, जैसे मान लो कि मैं अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं आपके स्क्रीन के ठीक सामने बैठा हूँ। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि दायां किधर है बायां किधर है। अपना देखो ये अपना राइट हैंड लेना, इसको ऐसे मोड़ लेना, और देखो ये कैसा बन रहा है, डी बन रहा है। देखो डी बन रहा है, डी यानी दायां। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ देखोगे इस तरह,
ऐसे देख लो, ये देखो यहाँ पे बी, ये हो गया बायां। तो जिधर आपका फेस होगा उसके इधर बना लेना दायां, उसके इधर बना लेना बायां। ना समझ में आया? ऐसे डी बना लेना, क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो यहाँ से ये दायां तो इधर मुंह करेगी ये, ठीक है। जब ये इधर मुंह करेगी तो इसका बायां है, और जब ये वाले देखो इधर मुंह की तो इसका दायां इधर है। तो दोनों अपनी बाईं ओर घूमती हैं, तो ये अपनी बाईं ओर घूमी, ये अपनी बाईं ओर घूमी, और 20-20 मिनट चलते हैं। और दाईं ओर घूमती है, देखो मंजू, तो मंजू मैंने यहाँ लिखा नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपकी मंजू, और इधर कौन है भैया? टीना, ठीक। तो मंजू हो गई, टीना हो गई, ये अपने इधर घूमी इधर चली, ये इधर अपना घूमी इधर चली। और 40 मीटर चलती है टीना, बाईं ओर घूमती है, अपने घर से पहुंचने के लिए 30 मीटर चलती है। अपने घरों के बीच कितना फासला है उनके? तो देखो ये अपने घर से चली है, और ये इधर चली है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 10 मीटर। आगे बढ़ा जाए। देखो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको 2-3 स्लॉट बनाने होंगे। मतलब 2-3, मतलब पहले पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग सेट किया, फिर दूसरा पढ़ा, दूसरे के अकॉर्डिंग सेट किया, फिर तीसरा पढ़ा, तीसरे के अकॉर्डिंग सेट किया, और फिर तीनों को मर्ज करके एक फाइनल फिगर बनाओगे। अगर चौथा बन सके तो चौथा बना लेना। तो मैंने उसी तरह इसको सेट किया है। इसमें पूछा है कि डी के सामने कौन बैठा है, तो डी के सामने एस बैठा है। देखो यहाँ लिखा है क्या? कुछ जानकारी दी गई है, आज निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब इसी को पढ़ना है, इसी से आपको कथन को बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गड़बड़। सुमन, नितिन, तनु, मोहन और अमित में से कक्षा में अंत में कौन प्रवेश करता है? और लिखता है क्या? सुमन, मोहन और नितिन से पहले आती है किंतु अमित से पहले नहीं। तनु सबसे पहले कक्षा में प्रवेश नहीं करती है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा आपका, वो होगा ये कि कथन एक, कथन दो मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर हिंदी का लगेगा तो हिंदी पे रोकना, अगर इंग्लिश पे लगेगा तो इंग्लिश पे देख लेना। ऐसे विकल्प को चुनिए जो दिए गए 3 वर्णों को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता हो। अनुशासित, बच्चे, बुद्धिमान। देखो बच्चा बुद्धिमान भी होगा, बच्चा अनुशासित भी होगा, लेकिन एक ही बच्चा अनुशासित भी हो, बुद्धिमान हो, ये नहीं कह सकते हो। और बच्चा अगर बुद्धिमान है तो अनुशासित हो, ये भी नहीं कह सकते हो। इस केसेस में आपका फर्स्ट वाला सही होगा। एमएस वर्ड में कई टेक्स्ट और ग्राफिक्स में कलर, फॉन्ट स्टाइल और साइज जैसे समान फॉर्मेटिंग के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। देखो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग एक दस्तावेज के एक भाग से दूसरे भाग में स्वरूपण कॉपी करने के लिए किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी तरह का हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेकिन वो खुद से अपना इनपुट डाटा नहीं ले सकता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा इनपुट डाटा। मिसाइल्स हो, हथियार हो, एआई हो, कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उसमें आप जब तक कोई चीज़ इनपुट डालोगे नहीं वो आउटपुट नहीं देगा। यही सबसे बड़ा मतलब कि ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई भी मशीन इनपुट ले लेती तो समझ लो कि ह्यूमन को वहाँ पे कोई काम ही नहीं है। और कहीं न कहीं एआई कुछ इस तरीके से काम करेगा भविष्य में कि जिसमें हम लोगों को इनपुट ना देते हुए भी वो अपना फंक्शन कर ले। किस कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है? किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी क्या होती है? वोलाटाइल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? देखो स्कैनर इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, सेंसर्स इनपुट है, तो बचा क्या? प्लॉटर।
निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पेंट का डिफ़ॉल्ट इमेज फाइल फॉर्मेट है? तो डॉट पीएनजी है। इसका है डॉट पीएनजी। आगे बढ़ें। बाल मनोविज्ञान में विकास की क्या भूमिका है? देखो, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि जैसे मान लो कि पेपर है, आपने सब पढ़ा, बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़ पाए या किसी कारणवश उसको देख नहीं पाए, बहुत घबराने की कोई बात नहीं है। बाल मनोविज्ञान सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट का आपका पार्ट है, खास करके केवीएस के एग्जाम में आप क्या करना कि जो ऑप्शन सबसे क्लोज लगेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, उस पे आप टिक करना। और लगेगा कि अगर दो तीन एक बहुत क्लोज जा रहे हैं, तो सेलेक्ट करना पहले कि दो तीन में से कौन सबसे क्लोज जा रहा होगा, और जो सबसे नियरेस्ट होगा उस पे आप टिक करना। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब कुछ भी ना आए, लगे कि यार क्या टिक करूं क्या ना टिक करूं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उस ऑप्शन का सबसे बड़ा वाला जो ऑप्शन होगा जिसमें कि सब चीजें बहुत डिटेल बेसिस पे लिखी होगी, जो चीजें सबसे ज्यादा डिस्क्राइब की गई होगी, उसको आप टिक कर देना। मैं आपको 80 टू 90% ये बता दूं कि वही हमेशा सही होता है। जैसे मैंने इस पे मान लो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें कौन सा टिक होगा, मैं देख रहा हूँ कि सबसे लंबी लाइन इसमें बताई गई है, मैंने इसको टिक कर दिया। मोस्ट ऑफ चांस होता है कि वो करेक्ट होगा, मोस्ट ऑफ चांस होता है। ओके, वैसे इसका आंसर यही है। छोटे बालकों में समृद्धि और विकास पर निम्नांकित में से किसका प्रभाव पड़ता है? देखो, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है घर का वातावरण या घर का माहौल। देखो, माता पिता का समर्थन और सहभागिता, माता पिता से प्रोत्साहन, प्यार और देखभाल स्वस्थ भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। इसीलिए देखिए, छोटे बच्चों के सामने कभी भी अगर आप कुछ चीज़ों को करते हो, तो वो आपकी चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेंगे। बहुत चीज़ें आपके किए हुए से, बताए हुए से समझ जाते हैं। तो घर का वातावरण जो इसमें लिखा गया है, तो उसमें इसका एग्ज़ैक्ट आंसर होगा घर का वातावरण। देखो, यहाँ लिखा है कि समृद्धि और विकास से आप किससे विभेद करेंगे? तो देखो, वृद्धि और विकास दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। तो समृद्धि यानी वृद्धि और विकास में आप किसे विभेद करेंगे? तो वृद्धि का मतलब होता है क्या कि शारीरिक आकार में वृद्धि को संबंधित करती है, जबकि जैसे कि ऊंचाई है, वजन का मापन है, ये वृद्धि है। लेकिन वो आपका वृद्धि बोलो चाहे ग्रोथ बोलो इंग्लिश में, लेकिन विकास बोलो चाहे डेवलपमेंट बोलो, तो डेवलपमेंट विकास क्षमताओं, कौशल और कार्यप्रणाली जैसे संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक आदि में संदर्भित करता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए कि जीवन पर्यंत क्या चीजें चलती हैं, वृद्धि या विकास? तो विकास, विकास आपके लास्ट स्टेज तक, लाइफ के अंतिम छोर तक, अंतिम पड़ाव तक हर किसी के लाइफ में चलता रहता है। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को संज्ञानात्मक रूप से सीख सकते हो, भावनात्मक रूप से सीख सकते हो, सामाजिक रूप से सीख सकते हो, या किसी भी वजह से आप सीख सकते हो। वो सब चीजें आपकी विकास में आएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, नया फिर वो क्वेश्चन है कि बालक के विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आयाम। ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी होती है। देखो, ये क्यों इससे जरूरी है? तो बच्चे के विकास में सामाजिक भावनात्मक आयाम सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह इस बात की नींव बनाता है कि बच्चा दूसरे के साथ कैसे अंतरक्रिया करेगा, भावनात्मकता को कैसे समझेगा, संबंध कैसे बनाएगा, या और आत्म जागरूकता कैसे विकसित करेगा। ये सब चीज सामाजिक संवेगात्मक आयाम, जो कि आपके क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम पर आपको दिखाएगा, अवस्था में दिखाएगा। तो सामाजिक संवेगात्मक आयाम इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अभी मैसेज आया था, एक्चुअली वॉर चल रहा है, उस वॉर का वहां पे दिखाया है, उसी को मैं देख रहा था।
देखो लिखा है कि आपके अनुसार अवसादग्रस्त युवक के लिए विद्यालय प्रबंधन को क्या करना चाहिए? देखो मैंने फिर बोला था, फिर से कह रहा हूँ, अगर लगेगा कि कन्फ्यूजन है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसे टिक कर देना। देखो इसका तो मैंने पढ़ा भी नहीं, लेकिन मैं टिक करके फिर पढ़ता हूँ। विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ओके, आगे देखते हैं। स्कूल में किशोर युवक अध्यापकों से क्या अपेक्षा रखते हैं? घृणा, सहानुभूति, परानुभूति, सामवेगिक सहयोग। तो सामवेगिक सहयोग। सामवेगिक सहयोग का मतलब हुआ क्या? संवेगात्मक सहयोग किशोरावस्था के दौरान प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि यह उनके मानसिक कल्याण और आत्मविश्वास का आधार रखता है। वर्तमान समय में स्कूल में युवक क्यों कष्ट में हैं? हो सकता है कि उन्हें घर पर या विद्यालय में पर्याप्त संवेगात्मक सहयोग न मिल रहा हो। हम्म थोड़ा सा स्पीड देके कर लेता हूँ दोस्तों। देखो ये बहुत इजी भी है, बहुत टफ नहीं है यहाँ पे। यदि स्कूलों में सही समय पर किशोर बालकों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये बताना है आपको। वे हठी स्वभाव के हो जाएंगे, उनके सामाजिक तत्व के रूप में परिणत होने की आशंका है, या उनकी सकारात्मक ऊर्जा अनुप्रयुक्त रह जाएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। किशोरावस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में संस्थानिक सहयोग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? तो इसमें क्या है, संस्थान को किशोरावस्था की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और तदनुरूप योजना बनानी चाहिए। देखो मेरा ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं? देखो सब में बड़ा वाला ही ट्रिक है, जो बड़ा वाला ऑप्शन है पॉजिटिव भी होना चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन से रिलेट होना भी चाहिए। ये नहीं खाली बड़ा है और क्वेश्चन से जब जस्ट अपोजिट जा रहा है उसी को टिक कर दिए आप। द्विभाषिक प्रवणता के फलस्वरूप बालकों में क्या प्रद्भुत होता है? संज्ञानात्मक विकास। वर्तमान परिदृश्य में अध्यापक को स्कूल के बालकों में अभिरुचि को निरंतर बनाए रखने में क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि देखो इसका आंसर सबसे जो कक्षा में अध्यापक विधि की अपेक्षा विपथनकारी तत्व अधिक प्रबल हो जाते हैं। विद्यालय में किशोर अपराध से कैसे निपटा जा सकता है? बालकों को नैतिक और सांवेगिक सहयोग दे करके। देखो इसमें भी जो है, सब जगह देख रहे हो ना, एकदम स्टैटिक लग रहा है। इसको देखो मैं बगैर पढ़े टिक कर सकता हूँ, और यकीन मानो ये सही भी है। आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों को एकीकरण के माध्यम से। ट्रिक पकड़ रहे हो ना, क्या कर रहा हूं मैं? विद्यालय के नेता को निम्नलिखित में से किससे प्रोत्साहित करना चाहिए? तो विद्यालय के स्कूल के कार्यक्रम में भागीदारी, ये आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या स्कूल शिक्षा में सामुदायिक कार्य नहीं है? तो सामुदायिक कार्य देखो क्या होगा, एक क्वेश्चन आता है सामुदायिक कार्य में, जैसे डाक सेवा आ जाएगा, अग्निशामक यंत्र पे आ जाएगा, उस सब पे बताना होता है, मे भी आ गया है। तो पिकनिक पिकनिक आमतौर पर एक मनोरंजन गतिविधि है, ना कि सामुदायिक कार्य नहीं है। ठीक है, सामुदायिक कार्य नहीं है तो मतलब क्या पिकनिक हो गया आपका। स्कूल में उत्तम समय सारणी की क्या अनिवार्य विशेषता है? लचीलापन। देखो बच्चे जितनी लचीलापन की चीजों में अपने आप को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा। आप एकदम स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो करते चलोगे तो थोड़ा सा वो लोगों को प्रेशर जैसा लगेगा। तो एक उत्तम स्कूल समय सारणी को छात्रों, शिक्षकों और समग्र शैक्षणिक और सह पाठ्यचर्या अनुसूची की विविध आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए लचीला होना चाहिए। कभी-कभी टीचर को बच्चे के हिसाब से भी चलना चाहिए कि बच्चों का आज क्या मन कर रहा है, बच्चे आज क्या सीखने के लिए सोच रहे हैं, या अगर आप पर्यावरण इन्वायरमेंट ईवीएस के टीचर हैं तो बच्चों को कभी-कभी बाहर ले जाइए, कभी उनको बाहर की चीज़ों को समझाइए कि क्या है, कैसे है।
तो एक लचीलापन होना चाहिए वहाँ पे। विद्यालय के कार्यक्रम में सुधार लाने की सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? सभी हितधारकों से प्रतिपुष्टि लेना। स्कूल पर्यवेक्षण का मुख्य प्रयोजन है प्रोत्साहित करना, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सहायता करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। स्कूल में वार्षिक योजना की क्या सार्थकता है? सभी गतिविधियों को व्यवस्थित व सुचारू आयोजन। देखिए आगे देखते हैं। आदर्श पाठ योजना में होना चाहिए सुपरिभाषित अधिगम परिमाण या परिणाम। देखो आदर्श पाठ योजना क्या है कि सुपरिभाषित अधिगम परिणामों के द्वारा यह पाठ योजना सुनिश्चित करती है कि शिक्षण और अधिगम दोनों केंद्रित या संरचित और प्रभावी हों। ओके। निम्नांकित में से क्या सामाजिकरण का प्रबल माध्यम हो सकता है? देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? गृह। ठीक है। सामाजिकरण का प्रबल माध्यम, कोई भी बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है? तो अपने परिवार से सीखता है। बस थोड़ा सा पानी पिया जाए। देखो आगे क्या है, लिखा है कि चिंतन प्रक्रिया निम्नांकित में से किसे सहचारित कर है? देखो संज्ञानवाद। संज्ञानवाद क्या है? तो संज्ञानवाद मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सोचना, समझना, सीखना और याद रखने पर केंद्रित है। संज्ञानवाद। संज्ञानवाद मतलब क्या होता है? एक तरीके से सोचने की प्रक्रिया। परिवेश निम्नांकित में से किससे संबद्ध होता है? परिवेश हमेशा व्यवहारवाद से होता है, क्योंकि जैसा आपका परिवेश है वैसे ही आप उस पे व्यवहार करोगे। अगर एक बच्चे को जंगल में ले जाके छोड़ दोगे तो वो सामाजिक ना हो करके, मतलब कि उसके अंदर पशुता वाली भावना आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पशुओं को देखेगा वहां पे मारते खाते चीजें देखते करते हुए। तो व्यवहारवाद आपके परिवेश पर डिपेंड करता है। व्यवहारवाद में पर्यावरण को मानव व्यवहार और अधिगम को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। ये इसका है। कक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से निम्नांकित में से क्या संवर्धन होता है? अधिगम में रुचि। आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उसी के बिहाफ पे है ये वाला। स्कूली बालकों के लिए अधिगम संसाधन समुदाय का एक उदाहरण है स्थानीय डाकघर। देखो मैंने बोला था ना कि एक पोस्ट ऑफिस हो सकता है, एक अग्निशामक यंत्र हो सकता है, कि जहाँ पे बालकों को, देखो लिखा है ना, स्कूली बालकों के लिए अधिगम संसाधन समुदाय का उदाहरण स्थानीय डाकघर। बच्चे वहां जाएंगे, चीज़ों को सीखेंगे कि क्या है कैसे है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि उदाहरण के लिए मान लो कि बच्चे डाक की गणना, वजन, माप को समझने, धन को संभालने, गणित सीखने और भाषा कौशल पे जैसे पता लिखना हो गया, मानचित्र पढ़ना हो गया, निर्देश को समझना हो गया, वो सब वहां जाके वो सीखेंगे। तो ये एक संसाधन समुदाय, अधिगम संसाधन समुदाय उसमें पूछा जाएगा, तो वह है आपका स्थानीय डाकघर। स्कूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रम में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? फिर से वही बात, सबसे बड़ी वाली लाइन, जो ऑप्शन सबसे बड़ा है टिक कर दो। क्या दिया है क्या नहीं दिया उसके बाद में पढ़ूंगा, लेकिन देखो ये सही है, करेक्ट है। अध्यापकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित संचालन करके। दोस्तों देखो, अगर बहुत कम टाइम में और बहुत सटीक पेपर करना हो और लग रहा है कि पेपर नहीं पढ़ के गए हैं या पेपर नहीं समझ के गए हो या आप तैयारी किए हो तो उसमें कंफ्यूजन आ रहा है, तो जो लोग ऐसे सिलेक्शन लेते हैं तो वो लोग इसी तरह के ट्रिकों को समझते हैं और उसी पे वो काम करके आते हैं। आगे देखिएगा। कर के सीखना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत है? तो प्रायोगिक अधिगम। भाई जब तक बच्चा प्रयोग नहीं करेगा तो सीखेगा क्या? अच्छा एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, देखो तीसरा इसका सही है, पहला इसका सही है, दो तीसरा इसका सही है, चौथा इसका सही है, पहला इसका सही है, दूसरा इसका सही है। अब एक क्रम देख रहे हो कैसा चल रहा है?
एक मैं आपको और एक अच्छा ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि हर एक पेपर ना एक तरीके से डिजाइन किया हुआ होता है। उस डिजाइन में ऐसा डिसाइडेड होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस और मिनिमम क्वेश्चन। अगर आप स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस को जब आप देखना, जज करना, अगर आपको लग रहा है कि मैंने 20 क्वेश्चंस किए और उसमें थर्ड फोर्थ सही जा रहा है। अब 20 क्वेश्चन के बाद बचे हैं 100 क्वेश्चन और स्टार्टिंग के ऐसे जगहों पे आप रियलाइज कर रहे हो कि 3-4 ज़्यादा सही जा रहा है। देखो सेक्शन वाइज अलग हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर थर्ड फोर्थ सही जा रहा है तो ऑफ कोर्स पेपर का पैटर्न थर्ड फोर्थ के ही अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है। समझिए? अब ऐसा ये भी नहीं है कि आप थर्ड ही फोर्थ टिक करते चले गए। मतलब कि कंफ्यूजिंग में आप चूज कर सकते हो थर्ड फोर्थ। जैसे लगा रहे हो आप 20 लगाए, अब 21 में कंफ्यूजन आ गया। अब 16, 18, 20 वाला जो देखे उसमें थर्ड और फोर्थ, थर्ड सही जा रहा था। अब लग रहा है कैसे में कि यार थर्ड वाला सही होगा, लेकिन क्लियर नहीं हो, लेकिन थर्ड लग रहा है, टिक कर दो, वो कहीं ना कहीं सही होगा। ठीक है। टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पहला वाला है आपका ये। कक्षा कक्ष में प्रेक्षण का प्रयोजन होता है अध्यापन और अधिगम में सुधार लाने के लिए। विद्यालय में बालक को दिया गया दंड होना चाहिए हमेशा कैसा, सुधारात्मक, कि जिससे उसको दंड ऐसा दो कि वो उससे उस पर सुधार आए, आक्रामक न हो, प्रतिकारात्मक न हो, अपोजिट उसके व्यवहार में परिवर्तन ना हो, उस तरह की चीजें। और दंड का मतलब हमेशा किसी बालक को ये नहीं है कि उसको शारीरिक दंड दिया जाए। उसको दंड देने का मतलब है कि जैसे कोई बच्चे को कोई आप होमवर्क दिए, वो किसी कारणवश नहीं करके आया, तो उसको दंड देने का मतलब है कि आपको उसको क्या कराना है, आप एक अध्यापक होने के नाते आपको उसको सिखाना है। तो आप उसको क्या बोलो कि ये काम आप 2-3 तरीके से करोगे। इस काम को कर बन लो कि वो किया तो कुछ छूट गया, तो उसको कहो कि मैं कल इसको तुमसे 2 बार सुनूंगा, कुछ इस तरह के दंड की बात है। तो उससे उसके में सुधार आए। समझिए? प्राचार्य को अपने शिक्षकों को उत्तम मानसिक स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित करना चाहिए। ट्रिक ट्रिक ठीक। अध्यापकों को व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में उनसे नियमित वार्तालाप के माध्यम से। स्कूली व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में निम्नलिखित में से किसे अग्रणी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। विद्यालय को यानी स्कूल को। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में विद्यालय की बड़ी चुनौतियां क्या हैं। जागरूकता का अभाव। ठीक है, ये सबसे बड़ी चुनौती आती है। किसी भी अधिनियम में दिव्यांग जन की समानता और पूर्ण भागीदारी का उबंध दिया गया है तो 2016 दिव्यांगजन व्यक्ति अधिनियम 2016, इसी के बारे में। TQM तो पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, TQM में किस तत्व पर बल दिया गया है, तो प्रक्रिया पे। देखो TQM होता क्या है, तो पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM एक संगठनात्मक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार करना है। यह योजना से लेकर निष्पादन तक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल अंतिम उत्पाद का मूल्यांकन करने के बजाय प्रत्येक चरण में गुणवत्ता एकीकृत हो, बारी बारी हर एक चीज को। ये है आपका TQM। समावेशी शिक्षा मुख्यतः किससे संबंध है, तो समावेशी शिक्षा मुख्यतः आपकी होती है दिव्यांगजन में।
दिव्यांगजनों को इसलिए रखा जाता है क्योंकि दिव्यांगजन एक जब किसी बच्चे से अपना कंपेयर करता है, तो वो अपने आप को पीछे पाता है। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से उसको उसमें इसलिए रखा जाता है जिससे कि वो अपने आप को उस बच्चे की तरह ही समझे, उससे अलग ना समझे। तो इसका देखो डेफिनेशन है कि समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करती है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अलग नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कूली शिक्षा में अप्रकट पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से परे मूल्यों का शिक्षण। स्कूल में नियमित अध्यापकों के अलावा बालक के विकास में किसकी निर्णायक भूमिका होगी? तो सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका होती है माता-पिता की। वैसे अध्यापक भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा निर्णायक किसकी निर्णायक भूमिका होगी? बालक अध्यापक के अलावा बोला है तो माता-पिता का। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लाभ लेने के लिए अर्ह के होने के निमित्त न्यूनतम कितना प्रतिशत दिव्यांगत होना चाहिए? 40%, 40%। और ये किसमें है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जब पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है ये। अधिगम में डिस्प्रेक्सिया से क्या विपरीत है? पेशियों को नियंत्रण में रखने की अक्षमता। देखो यहाँ पे ये पूरा पेपर 91 पेजेज का है, तो हम लोग इसको 45 प्लस 45 में करके करेंगे। और दोस्तों देखो, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें लग रही हो, टाइम आपका यूज़फुल लग रहा हो कि नहीं हाँ, मैं जहाँ टाइम दे रहा हूँ, वो मेरे भविष्य के लिए अच्छा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सको और आपको ट्रिक बेसिस से और अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ़ पर, पेपर के पैटर्न के बिहाफ़ पर, उन सब चीज़ों को मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ तक कि अगर आप पेपर किसी कारणवश पढ़ के नहीं भी गए हो, तो कुछ-कुछ तरीके मेरे दिमाग में रखे रहना, अलग-अलग पेपर में आपको जो देखने को मिलेगा, तो आप वो भी अप्लाई करोगे, तो ये तो ज़रूर है कि पढ़े रहोगे और थोड़ा-सा ट्रिक लगा लोगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा। ओके। देखो इसमें लिखा है क्या? पड़ोस के स्कूल में युग्मन का लाभ है। तो आपका है संसाधनों द्वारा ज्ञान का विनिमय। स्कूल प्रणाली में उपयुक्त नेतृत्व शैली है रूपांतरण नेतृत्व है आपका। स्कूल में सुधार लाने के लिए स्कूल के नेता में दूरदर्शिता होना चाहिए, दृष्टि। स्कूल में आप प्रातःकालीन असेंबली से क्या अपेक्षा करेंगे? कि बालकों में एक अनुशासन को बढ़ावा मिले। ठीक है? जैसे बच्चे असेंबली में आएँ, प्रेयर करें, लाइन लगाएँ, ये सब सारी चीज़ें असेंबली में होती हैं। स्कूल के विकास के लिए मुख्य व्यक्ति हो सकता है स्कूल का प्रधानाचार्य या प्राचार्य। स्कूल विकास योजना का लक्ष्य क्या है? स्कूल का सर्वांगीण विकास। पाठ्यचर्या की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो सार्थकता, ये आपकी उसकी अनिवार्य विशेषता है। और निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या का घटक है? तो वो आपका क्या है? गणित क्लब। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। स्कूल और समुदाय के बीच सेतु का कार्य कौन करेगा? तो अध्यापक। देखो दोस्तों, किसी भी बच्चे के लिए ना अध्यापक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक अध्यापक एक बच्चे के लिए मतलब परिवार में तो माता-पिता हैं, तो माता-पिता हमेशा अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो परिवार से बाहर हो और बच्चे का हित चाहता हो और उसमें अगर आप सारे व्यक्तियों की बात करोगे, तो सबसे पहले नंबर पे अध्यापक आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि स्कूल और समुदाय के बीच सेतु का कार्य कौन करेगा? अध्यापक। अध्यापक का मतलब क्या है? जैसे शिक्षा प्रणाली में स्कूल जो है एक समाज है, कक्षा जो है एक समाज है। अलग-अलग भिन्न वर्ग के बच्चे वहाँ आते हैं। एक अध्यापक भी किसी भिन्न वर्ग से आया हुआ होता है।
तो वो एक समुदाय के रूप में भी कार्य कर रहा है वहाँ पे, और एक समुदाय भी वहाँ पे मतलब पूरा एक आपका ग्रुप जैसा होता है, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ब्रिज स्कूल कम्युनिटी पाथ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपका मतलब कि टीचर ही है। तो वहाँ पे वो हर लोगों को जज करेगा, देखेगा, समझेगा, जानेगा, तो उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब बताया गया है। तो ये आपका देखिए यहाँ तक हम लोगों ने 45 तक के क्वेश्चंस को लगाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को लगाएँगे। लेता हूँ आपसे मैं अलविदा, और फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि अगर आपको लगे कि आपका टाइम यूज़फुल है और चीज़ें आपको कुछ सीखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।